आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जिसे उसकी आत्मा या अंतरात्मा कहा जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश के निर्माता मतलब जो संविधान बना रहे थे वो आने वाली सरकारों के लिए एक टू डू लिस्ट बना दें। एक ऐसी लिस्ट जिसमें वो सारे लक्ष्य लिखे हों जो देश को हासिल करने हैं। बस यही सीधा साधा आइडिया है इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे। तो आखिर ये हैं क्या टेक्निकली? देखिए, संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक ये वो गाइडलाइंस हैं, वो सिद्धांत हैं जो सरकारों को कोई भी कानून या पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। और इनका सबसे बड़ा मकसद क्या है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, मतलब एक ऐसा राज्य जहां सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। एक मजेदार बात यह है कि ये आइडिया एकदम से कहीं से नहीं आया। इसकी प्रेरणा ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। और तो और भारत में भी आज़ादी से पहले 1928 की नेहरू रिपोर्ट में ऐसे लक्ष्यों का जिक्र पहले से ही मौजूद था। अब सबसे जरूरी सवाल, ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। मौलिक अधिकार जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर वो आपसे छीने जाएं तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल हैं, इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। एक और तरह से समझिए, मौलिक अधिकार राज्य को बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है, जैसे कि किसी की आज़ादी नहीं छीननी। वहीं निदेशक तत्व राज्य को बताते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जैसे सबके लिए न्याय पक्का करना। इसीलिए एक को नेगेटिव कहा जाता है तो दूसरे को पॉजिटिव। और ये कितने जरूरी थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संविधान बनाने वालों में जो सबसे अहम थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने खुद इन सिद्धांतों को संविधान की एक यूनिक फीचर यानी अनूठी विशेषता कहा था। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या, फिर देखेंगे कि कैसे ये हमारे मौलिक अधिकारों से टकराए, और फिर दशकों की इस खींचतान के बाद एक बैलेंस कैसे बना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज के दौर में ये हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। तो चलिए अब इन सिद्धांतों के अंदर जरा झांक कर देखते हैं। इन्हें आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका मेन मकसद है एक ऐसा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य बनाना जहां समाज में गैर बराबरी कम हो और हर किसी को न्याय मिले। इसमें कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं, जैसे लोगों की भलाई को बढ़ावा देना, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी सैलरी देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराना, और हाँ, मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी देना कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें। दूसरी कैटेगरी है गांधीवादी सिद्धांतों की। अब नाम से ही साफ है, ये वो सिद्धांत हैं जो महात्मा गांधी के सपनों के भारत की एक झलक दिखाते हैं। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर गांवों पर खड़ा हो। इनमें शामिल हैं ग्राम पंचायतों को ताकत देना ताकि वो खुद अपना शासन चला सकें, गांवों में छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और नशीली चीजों के इस्तेमाल को रोकना। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो मॉडर्न लिबरल सोच और तर्क को दिखाते हैं। और इसमें कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, जैसे देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह अलग रखना और दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये इतने बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर दिए, लेकिन इन्हें हकीकत में बदलने में एक बहुत बड़ी संवैधानिक मुश्किल सामने आई। एक ऐसी गुत्थी जिसने कई दशकों तक हमारी अदालतों को उलझाए रखा। सवाल ये था कि मान लीजिए सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है और वो कानून किसी के फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को कम करता है, तो क्या होगा? कौन ऊपर रहेगा, एक इंसान का अधिकार या पूरे समाज का लक्ष्य? इस सवाल का जवाब हमें एक एक करके कई बड़े अदालती मामलों से मिला। शुरुआत में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर है। फिर आया 1967 का गोलकनाथ केस, जिसमें कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपना लिया और कहा कि संसद इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। अब ये तो एक डेडलॉक बन गया। इस गांठ को खोला 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस ने, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया। मतलब संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर उसकी नींव को नहीं ला सकती। और आखिर में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने एक ऐसा संतुलन बनाया जिसने इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी।
तो इस लंबी खींचतान के बाद आखिरकार संविधान की व्याख्या एक बहुत ही संतुलित मोड़ पर आकर रुकी। तो फाइनल फैसला क्या हुआ? मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और हमारे संविधान की पूरी इमारत इसी बैलेंस पर टिकी है। जैसा कि मशहूर संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है, ये दोनों मिलकर ही संविधान की अंतरात्मा है। एक तरफ ये सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो ये जो टकराव से लेकर तालमेल तक का सफर था, वो इन्हीं ऐतिहासिक अदालती फैसलों के जरिए तय हुआ, और इन्हीं फैसलों ने उस संतुलन को बनाया जिसे आज हम भारतीय संविधान की एक बड़ी पहचान मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चलो ये सब तो ठीक है, पर आज के भारत में इन सिद्धांतों की क्या अहमियत है? एक सवाल जो किसी के भी मन में आ सकता है कि अगर इन्हें लागू करवाने के लिए हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातों की एक लिस्ट बनकर रह गए हैं? क्या इनसे सच में जमीन पर कोई फर्क पड़ा है? जवाब है, बिल्कुल फर्क पड़ा है। ये सिद्धांत ही कई बड़े कानूनों और सरकारी नीतियों के पीछे की असली प्रेरणा रहे हैं, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का कानून, पंचायती राज को मिला संवैधानिक दर्जा, स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजनाएं, या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए सख्त कानून। ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की ही देन है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि अगर ये सिद्धांत इस देश की टू डू लिस्ट हैं, तो आज इतने सालों बाद हम इस लिस्ट पर कितना काम कर पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।